Good morning, children. We were in the last video we were discussing about chapter number 11, our heritage, हमारी विरासत. तो आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. अब इस वीडियो में हम बाकी का आधा चैप्टर जो बच गया है उसे कंप्लीट करेंगे चिल्ड्रन. ओके. तो इस वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हमारी जो विरासत है वो दो हिस्सों में बटी हुई है. नेचुरल हेरिटेज है और कल्चरल हेरिटेज है. तो हम डांस फॉर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरीके के डांस फॉर्म होते हैं, एक क्लासिकल और एक जो है फोक डांस होता है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 73. Classical music was performed in temples and in courts of Indian kings in ancient times. तो जो म्यूज़िक थी वो भी दो तरीके की थी, क्लासिकल एंड फोक. तो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जिस तरीके से क्लासिकल डांस के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसी तरीके से क्लासिकल म्यूज़िक के लिए भी आपको राग के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी. उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है. तो जो क्लासिकल म्यूज़िक था वो टेम्पल्स में लोग उससे भजन करते थे, उसके गीत गाते थे और बहुत गॉड्स को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए गाए जाते थे. और कोर्ट्स में भी जिस तरीके से क्लासिकल डांस परफॉर्म किए जाते थे, इंडियन किंग्स के कोर्ट में एंशिएंट टाइम्स में क्लासिकल म्यूज़िक को भी परफॉर्म किया जाता था. द टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक आर. अब क्लासिकल म्यूज़िक के दो फॉर्म हैं. एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर डेवलप किया गया, और एक है कर्नाटिक म्यूज़िक विच वॉज डेवलप्ड इन सदर्न इंडिया, यानी केरला, तमिलनाडु, साउथ पार्ट पे. द वीणा, द सरोद, द फ्लूट, द मृदंगम, the sitar and tabla are some of the musical instruments used in Indian classical music. तो जब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हम गाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. तो ये अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. वीणा जो है वो बिल्कुल सितार की ही तरह दिखता है. ओके. तो ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं. अगर किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने पहली बार सुना है, देन यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल एंड see what type of instrument it is. All these are musical instruments. Okay. Then we have a rich collection of literature. Literature का मतलब क्या हो गया? Books. Religious books भी हैं, non-religious books भी हैं, जो कि source of information है, source of knowledge है, और हमारी heritage का वो भी एक culture है. This includes religious literature as well as non-religious. तो religious हो गया जो religion से related है, और non-religious यानी कि जो रिलीजियस, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है. तो रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा? हमारे दो एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारता. वेदास हैं जो आपके 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद. गीता जिसमें श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है. पुराणास हैं. एंड द गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है. होली बुक है. Books that do not deal with religion, they come under non-religious literature, जैसे कि कहानियाँ हैं, कॉमिक्स हैं, फोक टेल्स हैं, परियों की कहानी, राजाओं की कहानी, रानियों की कहानी. ठीक है. बहुत सारे ड्रामाज हैं, पोएम्स हैं. कालिदास जी ने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं, बहुत सारे पोएट्स ने पोएम्स लिखे हैं. तो ये सारे आपके नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आ जाते हैं. फिर आता है ओरल ट्रेडिशन. ओरल से आपको नाम से ही पता चल रहा है, ओरल यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जस्ट ओरली, मुंह से बोलकर. तो ओरल ट्रेडिशन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज. दीज रेफर टू नॉलेज और स्टोरीज दैट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह से बोलकर, ओरल, स्पोकन में. ठीक है. दीज हैव नॉट बीन रिटन डाउन, लिखा हुआ कहीं भी नहीं है. फोक टेल स्टोरीज दैट वी हेयर वाइल ग्रोइंग अप. जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपने दादा दादी से कहानियाँ सुनी, नाना नानी से कहानियाँ सुनी सोते वक्त, या वैसे भी पास टाइम में. तो ये सब हमारे ओरल ट्रेडिशन का पार्ट है. देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है. वैसे तो और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती हैं,
but these 22 languages are the major languages that are spoken in India. Almost every state in our country has its own language. आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है. पंजाब में पंजाबी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, बंगाल में बंगाली चलती है. इस तरीके से हर एक स्टेट की अपनी एक स्टेट लैंग्वेज है. दीज लैंग्वेजेस हैव ग्रोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत पुराने समय से ये लैंग्वेजेस चलती आ रही हैं. बट हिंदी इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी. ओके, हमारी जो राष्ट्रभाषा है बोल सकते हैं, नॉट मातृभाषा. तो हिंदी ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं. अब यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम फेमस बुक्स रिटन बाय एंशिएंट राइटर्स. तो दिस यू कैन डू फॉर योर होमवर्क कि आप गूगल से सर्च करके बहुत कुछ फेमस जो एंशिएंट राइटर्स हैं, पुराने राइटर्स, और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं उसके बारे में आप एक नोट बना सकते हैं. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 74. अब है ड्रेस, ज्वेलरी एंड फूड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. द साड़ी एंड द सलवार कमीज आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस अमंग वीमेन. तो ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? जो विमेन हैं वो साड़ी और सलवार कमीज़ पहनती हैं, या घाघरा चोली जो कि गुजरात में पहनी जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में. और मेन ज़्यादातर क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता या ट्राउज़र एंड शर्ट. और आजकल तो ट्राउज़र और शर्ट जो हैं वो विमेन भी पहनने लग गई हैं, टाउन्स की जो हैं, सिटीज़ की हैं जो. एंड सम ड्रेसेस आर वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स. कुछ ड्रेसेस हैं जैसे कि शादी होती है तो आप अचकन पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, लहंगा चोली लेडीज़ लोग पहनती हैं. तो स्पेशल ओकेजन्स में स्पेशल ड्रेसेस को पहना जाता है. ठीक है. एंड देन यू सी व्हाट वी ईट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. क्या हम खा रहे हैं? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो अलग अलग तरीके के खाने भी हैं. हर एक स्टेट में अलग टाइप का खाना है. नॉर्थ इंडिया में जैसे राजमा चावल, छोले चावल, नान, तंदूरी चिकन, ये सब ज़्यादा पॉपुलर हैं. और ईस्टर्न इंडिया में क्या है? राइस एंड फिश आर अ पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट, यानी मुख्य खाना है उनका. एंड इन साउथ इंडिया इडली, डोसा एंड सांभर. तो वहाँ के लोग ज़्यादा ये सब खाते हैं. हम भी बनाते हैं, हम भी खाते हैं, बट ये जो है वहाँ का स्टेपल डाइट है, मुख्य खाना है. ओके. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75. स्पेशल डेकोरेशन सच एज रंगोली एंड अल्पना. अब डेकोरेशन की बारी आ गई. ये भी हमारे रिच हेरिटेज का कल्चर है. हम डेकोरेशन करते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है, रंगोलीज बनाते हैं अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे. और अल्पना भी दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रंगोली, बट इट इज़ मेड ऑफ राइस. चावल से बनती है. ज़्यादातर साउथ इंडिया में अल्पना बनाया जाता है. आर अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एज वेल. दीज आर मेड ऑन द एंट्रेंसेज एंड वॉल्स ऑफ हाउसेज विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्ड कलर्स. तो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं? वो जो अबीर आती है कलर्स पाउडर के फॉर्म में, या फ्लावर से भी बनाते हैं. बिहार में क्या होता है? पीपल अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. लोग अपने घरों की दीवारों को किस चीज़ से? ड्राइंग्स बना कर. और उस स्टाइल ऑफ ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं मधुबनी आर्ट. ठीक है. आपने राजस्थान के भी घरों को, फोर्ट्स को देखा होगा डेकोरेटिंग. वो लोग भी वॉल्स को डेकोरेट करते हैं. देखिए यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है किस तरीके से राजस्थान के लोग अपनी दीवारों को डेकोरेट करते हैं. Certain kinds of embroidery or stitching on cloth like Kashmiri embroidery, Kantha embroidery and chikankari are traditional and are passed on from one generation to another. तो एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई जिसको बोलते हैं, जिसमें सब्जी बनाते हैं, वो कढ़ाई नहीं. इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट वर्क जो कपड़े के ऊपर धागे से और सुई से किया जाता है, मशीन से भी किया जाता है. तो कश्मीर के जो लोग करते हैं एम्ब्रॉयडरी, उसे कश्मीरी कढ़ाई कहते हैं. कंथा एम्ब्रॉयडरी होता है जो ईस्टर्न स्टेट्स में किए जाते हैं. और चिकनकारी जो है वो लखनऊ में की जाती है. जनरेशन वाइज हम इसे पास ऑन कर रहे हैं. तो क्या होता है? जैसे उनके दादा बना रहे हैं तो वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे. डिफरेंट क्राफ्ट्स सच एज बिदरी वर्क, टेरिकोटा वर्क एंड अदर हैंडी क्राफ्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज.
तो हैंडवर्क्स जो बनाते हैं, अपने हाथों से बनाया गया कोई सामान को हम लोग हैंड क्राफ्ट्स बोलते हैं। तो ये सब भी हमारे पार्ट ऑफ हेरिटेज हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जैसे चेस और पोलो। बेशक इनका नाम बदल गया है, बट ये बहुत पुराने समय से हमारे इंडिया में खेले जाते हैं ये सारे गेम्स। तो ये भी पार्ट ऑफ हेरिटेज है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही वैलिड हेरिटेज है, यानी कि बहुत ही इसकी बहुत वैरायटी है। हमें इसके लिए बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, और हमें इसे प्रिजर्व भी करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हमारे दादा दादी, नाना नानी, फादर मदर ने हम तक पहुंचाया है, हम भी आगे वाली जनरेशन्स को अपने हेरिटेज के बारे, अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, विरासत के बारे में हम उन्हें बता सकें, और हम उन्हें सेफली वी कैन सेफली पास इट डाउन टू आवर फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन है, हम उन तक उनके हाथों में वो पहुंचा सकें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द गेम ऑफ चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया 600 CE में ही इन्वेंट हो गया था, और यानी कि 1400 ईयर्स एगो ही ये गेम इन्वेंट हो गई थी। बेशक इसका नाम चेंज होता गया। तो इस तरीके से ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई थिंक यू हैव फॉलोड दिस चैप्टर चिल्ड्रन। थैंक यू।